और जब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी तब मैंने खुद बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मतलब कि द सेम स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द सेम एग्जाम विद मी इन दैट सेमेस्टर। तो एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं था कि जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे एग्जाम में मतलब टीचर हैं। बट जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने उनको बोला कि मैं भी सेम एग्जाम दे के आई हूँ, एंड देन दे वर लाइक वेरी सरप्राइज। लास्ट ईयर फ्रांस जाने का भी मुझे मौका मिला फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में फ्रांस में जाके आई। और ये एक्चुअली एक सपने की तरह दिखता है कि कैसे एक छोटे से शहर की लड़की जीन फ्रांस तक पहुंच गई। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार एक कंबल लिया था। आई वॉज इन आई थिंक 11th और 12th क्लास, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट काफ़ी टाइम पहले उन्होंने कंबल लिया था और उस कंबल के अंदर आईफिल टावर छपा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वो आईफिल टावर मतलब वो कंबल लेके घर आए और वो बोले कि देखो इस पे आईफिल टावर छपा हुआ है, तो जब तुम वहाँ पे जाओगे ना पेरिस में तो ये कंबल लेके जाना। एंड हम लोग ऐसे हंस दिए कि ये तो मतलब क्या ही मजाक चल रहा है, तो क्यों ही ऐसे मतलब आईफिल टावर तो कहाँ ही देखेंगे हम। लेकिन जब मैं सच में ऐसे पेरिस फ्रांस में गई और जब मैं पेरिस में ऐसे आईफिल टावर के ऐसे नीचे खड़ी थी तब मेरी आंखें भर आई कि देखो जो उस टाइम पे मम्मी ने बोला था कि आज वो सच हो गया कि मैं ऐसे आईफिल टावर के सामने खड़ी हूँ सच में। तो ये सब एक सपने की तरह दिखता है, बट सच में आई फील कि अगर मेरे जैसी नॉर्मल स्टूडेंट ये सब कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। आप ये मत सोचो कि बहुत ही इतना ही मेरा लिमिटेड एरिया है जैसे कि मैं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हरियाणा से बाहर तो क्यों नहीं जाऊं। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मुझे रोक रहा था, बट पता नहीं कंडीशनिंग ही ऐसी थी कि हम सोचते थे कि बस इतना ही इधर इधर ही रहो। लेकिन जैसे ही अभी मैं आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही हूँ और अभी रिसेंटली फ्रांस होके आई, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं, कोई सी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मतलब काफ़ी ओपन माइंडेड होना चाहिए। और कोई भी सपने छोटे नहीं होते और बड़े मतलब हमेशा बड़े सपने ही देखो। कि जब पढ़ते नहीं थे तो मेरे पापा भी और मेरी मम्मी दोनों टेलर हैं, तो हम सिलाई करते थे, कभी भी घर में खाली नहीं बैठे। तो उसके बाद ही जैसे जैसे हम धीरे धीरे जब काम बढ़ता रहा तो कभी भी ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि काम करने की आदत तो बचपन से ही थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मधु धीमान है और मैं एक हरियाणा के छोटे से जिले जींद से आती हूँ और अभी मैं करंटली आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक हरियाणा के छोटे से जिले जींद से एक लड़की ने कैसे आईआईटी बॉम्बे तक का सफर तय किया और कैसे वो लड़की अभी फ्रांस से भी जाके आई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली हमारी एक जॉइंट फैमिली है और उसमें मेरे पापा और 3 भाई हैं, जिसमें कि मेरे पापा सबसे छोटे हैं। और फॉर्चुनेटली मेरे पापा को ही सबसे पहली बेटी हुई। उससे पहले जो मेरे दोनों बड़े ताऊजी हैं उनको दोनों को लड़के ही हैं। तो जैसे ही ऑब्वियसली अगर आप सबको पता हो कि हरियाणा में क्या होता है कि थोड़ा लड़कियों के होने पे ऐसे मासूमियत छा जाती है कि ओके लड़कियां हो गई, क्योंकि मैं सबसे पहले बेटी हुई, फिर उसके बाद मेरा भाई हुआ है। तो जैसे ही सबसे पहले बेटी हुई तो ज्यादा मासूमियत नहीं, बट ठीक है मासूमियत हुई थी। फिर उसके बाद मेरा भाई हुआ, फिर उसके बाद मेरी छोटी बहन भी हुई। तब मेरी जब छोटी बहन हुई तब थोड़ा घर में और थोड़ी मासूमियत छाई। मेरे माता पिता ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि उनके ठीक है 2 बेटियां हुई हैं जबकि बाकी सब दोनों भाइयों को बेटे ही हैं। बट जब जॉइंट फैमिली में होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे फील साइड से आ जाता है कि ठीक है आपको ही बेटियां हैं जबकि बाकी सबको नहीं है। तो मेरे पूरे स्कूलिंग में हमको ऐसे ही मतलब थोड़ा ट्रीट हुआ कि ठीक है लड़कियों का ये काम होता है और लड़कों का ये काम होता है। जैसे कि पता है कि लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी ऐसा। लेकिन
मेरी मम्मी और मेरे पापा ने पूरा सपोर्ट किया। ये हमारी पूरी सोसाइटी के नॉर्म्स थे कि तुमको यही करना चाहिए, तुम ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगी। जब घर में कोई रिलेटिव्स आते थे तब भी यही बोलते थे कि क्या तुम सारा दिन अंदर बैठ के कमरे में अकेले पढ़ती रहती हो, क्या करोगी तुम इतना करके। बट इसी चीज को हमें तोड़ना था, तो मैंने इसको कभी भी ऐसे हार्श तरीके से नहीं लिया। जैसा एक ह्यूमन बीइंग, मतलब जैसे कि लड़के पढ़ते हैं वैसे ही मैंने अपना कंटिन्यू किया। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि मैं लड़की हूं तो मेरे को सबको गलत प्रूव करना है, बट ऐसा था कि जैसे एक आम इंसान पढ़ता है वैसे ही मेरे को भी पढ़ना है। मैं अपने लिए कुछ करूंगी और सोसाइटी में हो सके तो चेंज अगर वो मुझसे ले सके तो वो देखेंगे। तो बस मेरा स्कूलिंग में ऐसा नहीं था और मैं अच्छी स्टूडेंट थी और मैथ्स में थोड़ी और अच्छी थी। मेरी स्कूलिंग एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है फ्रॉम क्लास 3rd ऑनवर्ड्स, तो 12th मेरी एसडी सीनियर स्कूल से ही है। और मेरे को मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे मिले थे। 10th स्कूल तक हमारे एक अविनाश सर हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने कभी भी ऐसे बहुत हमें सपोर्ट किया कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ऑब्वियसली क्लियर करते थे वो। और उसके बाद भी हमें 11th-12th में भी एक दूसरे सर मिले जो कि बहुत ही अच्छे थे और वो ऐसे बीच बीच में ऐसे सरप्राइज टेस्ट भी लेते थे जैसे कि हर एक स्कूल में लेते हैं। और एक दो बार तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे जो कि शायद ग्रेजुएशन लेवल के होते थे। एंड आई रिमेम्बर जब उन्होंने एक बार एक क्वेश्चन लिखा था बोर्ड पे और उन्होंने बोला था कि मैं देखना चाहता हूँ ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करके दिखाएगा। एंड पता नहीं उस टाइम ऐसे मतलब क्या था कि मेरी सीटिंग सबसे लास्ट में थी क्लास में, तो मेरा नंबर सबसे लास्ट में आया था। ऐसा नहीं था कि मैं सबसे इंटेलिजेंट थी क्लास में, 2-3 लड़कियां होती हैं हमेशा जो कि फर्स्ट सेकंड ऐसे ऑल्टरनेट में चलती रहती हैं, तो उनका भी नंबर आ चुका था उस टाइम पे। बट वो किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था और पता नहीं कैसे, मैं सच में ऐसे नहीं है कि बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बट मेरे से वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उस टाइम पे उन सर ने बोला था कि मैं तुमको लिख के देता हूँ कि तुम मैथ में बहुत आगे जाओगी। मतलब सिर्फ वो एक ऐसा टाइम पॉइंट था जब मेरे अंदर सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सच में मैं कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ उन सर के बोलने से। पता नहीं क्यों, मतलब मैं सच में अच्छी थी बट मेरे को कभी ऐसा नहीं आया था कि मैं बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या ही कर दूंगी मैथ में, ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है बाकी लोगों की तरह ही कर रही हूँ मैं भी। बट जब उन सर ने बोला तब मेरे को बहुत ऐसे अच्छा लगा कि ओके नाउ आई कैन डू समथिंग वेरी वेरी बिग। और वो सर एक्चुअली बहुत अच्छे तो थे ही, बट बीच बीच में उनको ऐसा रहता था कि मेरे पास प्राइवेट ट्यूशन होनी चाहिए तुम्हारी और कि तुम मेरे पास कोचिंग लो जिससे कि मेरी कोचिंग का नाम भी हो कि मेरे यहाँ से पढ़ने वाले बच्चों का ही हमेशा अच्छा रिजल्ट आता है। बट क्योंकि मेरे फैमिली का इतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए एक तो मेरे को ट्यूशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ऐसा फील नहीं होता था। मेरे को ऐसा लगता था कि जब भी मेरे को डाउट्स है तो आई कैन गो डायरेक्टली टू दैट प्रोफेसर और द टीचर। व्हाई डू आई नीड सेपरेट ट्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इफ आई एम गोइंग टू द स्कूल। सो मेरे को कोई भी डाउट होता था तो मैं हमेशा ही मतलब स्कूल में ही ऐसे स्टाफ रूम में ही जाके टीचर से पूछ लेती थी। तो मैंने कभी भी ऐसे डिमांड भी नहीं की और मेरे को कभी ऐसे फील भी नहीं हुआ कि मुझे ट्यूशन लगाना चाहिए। बट पता नहीं क्यों वो मतलब सर को थोड़ा ऐसा था कि उनको अपना कोचिंग सेंटर का रिजल्ट काफी अच्छा बनाना होता है ऑब्वियसली हर एक को, तो ही वॉज फोर्सिंग मी अगेन एंड अगेन, बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट। तो जैसे मतलब वो ऐसे बीच बीच में बोलते थे कि आओ हमारे कोचिंग सेंटर में आओ, तुम्हारे और अच्छे नंबर आएंगे। एंड आई वाज लाइक सर 100 में से 99 आ रहे हैं तो ट्यूशन में आने से 1 नंबर बढ़ जाएगा तो क्या ही फायदा है। ठीक है मैं 99 से सेटिस्फाई हूँ, तो मैंने कभी ट्यूशन नहीं लगाया। बट ठीक है वो सर सच में बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि स्कूल में गंदा पढ़ाते थे, बट वो बीच बीच में ऐसे फाइनेंशियली और आई थिंक अपना कोचिंग सेंटर का रिजल्ट बढ़ाने के लिए भी हमें बीच बीच में ऐसे फोर्स करते थे कि कम टू माय इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर। बट आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव हिम एज अ टीचर, क्योंकि उन सर की वजह से ही जहाँ पे हैं हम वही हैं। एक्सेस नहीं था, इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं था, तो जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग ही मतलब मैंने अपना करियर परस्यू किया।
मैंने सिर्फ 2 या 3 महीने फिर IIT JAM की तैयारी की एंड देन आई फेल्ट कि मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चंस सिर्फ मैं क्या किया था, मैंने एक बुक लेके आई थी जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जैम के क्वेश्चंस थे और 1-2 महीना मैंने ट्राई करने के बाद वो छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को लगा कि फिर मेरा BSc का जो फाइनल सेमेस्टर है वो उससे अफेक्ट हो जाएगा। देन आई स्किप दैट आइडिया और फिर उसके बाद मैंने अपना कॉमन MSc का ही एंट्रेंस दिया और उसमें मेरी अच्छी रैंक आई एंड उसके बाद मेरे पास ऑप्शन चूज करने का मतलब ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हूँ। तो मेरा ऐसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी और हिसार यूनिवर्सिटी में भी हो गया था और ऑब्वियसली हरियाणा की यूनिवर्सिटी CRSU, इन 3-4 अच्छी यूनिवर्सिटीज में सब में हो रहा था मेरा। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब शायद या तो घर वाले भी ना जाने दे बाहर, पता नहीं, मैंने खुद से ही सोचा, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा था कि आप मुझे अच्छे कॉलेज में बाहर जाने दोगे या नहीं। तो मैंने खुद से डिसीजन लिया कि अगर जींद में ही कॉलेज है तो मैं जींद से ही कर लेती हूँ। तो मैंने अपना MSc भी जींद से ही स्टार्ट किया और जब मैं CRSU में आई तब मैंने देखा कि यहाँ पर तो टीचर ही नहीं है, क्योंकि पूरे मैथ्स डिपार्टमेंट में सिर्फ अभी भी 2 ही फैकल्टी हैं और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते थे और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसे अल्टरनेट होते रहते थे। तो बीच में ऐसे 1-2 प्रोफेसर बीच में छोड़ के भी चले गए, कोई कंटिन्यूएशन नहीं थी। तो परमानेंटली कहने को सिर्फ 2 ही प्रोफेसर हैं। अगर अभी भी आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मैथ्स डिपार्टमेंट में ओनली 2 प्रोफेसर्स आर देयर। तो उसमें ज्यादा क्या करना था कि हमको खुद ही पढ़ना था और हमारी पूरी क्लास में हम सिर्फ 2 ही लड़कियां ऐसी थी जो कि थोड़ी अच्छी थी खुद सेल्फ स्टडी में। तो हम दोनों लड़कियों ने ऐसे ही किया कि हम दोनों ऐसे मिल के और अल्टरनेट होके अपनी क्लास के ग्रुप्स को ही पढ़ाने लग गए थे कि ओके कोई टेस्ट आ रहा है तो हम लोगों ने ऐसे मिलके पढ़ाया अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, उनके डाउट्स क्लियर किए। तो ये सब हमने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप भी किया और खुद का भी सब्जेक्ट अच्छा किया और उनका भी किया, जिससे कि वो थोड़े पासिंग मार्क्स लेके आ सके हमारी क्लास के स्टूडेंट्स। ऐसा सब चलता रहा और एक्चुअली मैंने साथ साथ में कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। When I was in my BSc second year, then I thought कि अभी पेरेंट्स की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और उन्होंने खुद से कभी ऐसे बोला नहीं कि तुम मतलब पढ़ाई छोड़ दो या फिर हमसे नहीं हो पा रहा है और बहुत खर्चा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक तो मेरा खुद से ही प्रोफेशन यही है, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, तो क्यों ना मैं अभी स्टार्ट कर दूँ पढ़ाना। तो मैंने कोचिंग सेंटर भी साथ साथ में ज्वाइन कर लिया था मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो जब मैं अपने BSc सेकेंड ईयर में थी तो मैं ऐसे 9, 10, 11, 12 इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और फिर ऐसे BSc सेकेंड ईयर में, BSc थर्ड ईयर में ऐसे मैंने कंटिन्यू किया मैथ्स पढ़ाना। ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर वाज टू हॉरेबल, क्योंकि एक बार जब आप स्कूल अपने घर में पढ़ाते हो दैट इज अनदर इन्वायरमेंट, बट जब हम एक कोचिंग सेंटर में प्रॉपर ऐसे बोर्ड के सामने पढ़ाते हैं वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप चाहते हैं कि एकदम अच्छा मतलब बच्चों को डिलीवर कर सकें। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो यही फील करेंगे कि बच्चों को कोई भी डाउट ना हो और ना ही कभी वो आपसे स्केर्ड फील करें, कोई भी क्वेश्चन पूछने में उनको कोई हेजिटेशन ना हो। तो मैंने 1 साल पूरा अच्छे से मेहनत की कि मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले खुद 2-3 घंटा पढ़ के जाती थी ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से पढ़ा सकूं। और जब मैं BSc फाइनल ईयर में थी तब मैंने खुद BSc फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मतलब कि द सेम स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन द सेम एग्जाम विद मी इन दैट सेमेस्टर। तो एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं था कि जो हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे एग्जाम में मतलब टीचर हैं। बट जैसे एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने उनको बोला कि मैं भी सेम एग्जाम दे के आई हूँ एंड देन दे वर लाइक वेरी सरप्राइज्ड। बट ये कॉन्फिडेंस मुझे फैमिली से भी मिला है, क्योंकि फैमिली से भी हम शुरू से ही ऐसे बहुत ऐसे खाली बैठने वाला काम नहीं था घर पे भी कभी भी, कि जब पढ़ते नहीं थे तो मेरे पापा भी और मेरी मम्मी दोनों टेलर हैं तो हम सिलाई करते थे, कभी भी घर में खाली नहीं बैठे। तो उसके बाद ही जैसे जैसे हम धीरे धीरे जब काम बढ़ता रहा तो कभी भी ऐसे प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि काम करने की आदत तो बचपन से ही थी। तो जैसे जैसे काम बढ़ता रहा, लेकिन
कॉन्फिडेंस भी आता रहा, और जैसे जैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते रहे तो बहुत अच्छा भी लगता था, कॉन्फिडेंस भी आता था। तो मेरे को तब जब मैंने बीएससी फाइनल ईयर को ही पढ़ाया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि ओके, मतलब मैं सच में मैथ में अच्छी हूँ और मैं टीचिंग में भी अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी पास हो रहे हैं। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंस आया था। फिर मैंने एमएससी में भी अपने कंटिन्यू रखा। एमएससी में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे ज़्यादा प्रोफेसर भी नहीं थे यूनिवर्सिटी में, तो ज़्यादातर हमको सेल्फ स्टडी भी करनी थी। साथ में जैसा कि मेरा शुरू से ही क्लियर था कि मुझे नेट भी क्लियर करना है, तो मैं नेट की तैयारी भी साथ साथ में कर रही थी। एंड उसके साथ में मैं कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाती थी कि अपना फाइनेंशियल भी साथ साथ में सपोर्ट हो सके। तो खुद की फीस तो भर ही रहे थे, अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए तो थोड़ा बहुत पैसा होता था मेरे पास, सो दैट आई कैन गिव टू माई फैमिली। तो इस तरह से ही मैंने अपनी एमएससी में पढ़ाई की और अच्छा एग्जाम गया। बल्कि एक एग्जाम बहुत हॉरिबल आया था। जो भी अगर ये वीडियो देखे और जो मेरे बैचमेट हैं दे नो कि टोपोलॉजी का जो एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग आई थिंक क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे और 60 में से सिर्फ 5 बच्चे पास हुए थे, और 5 बच्चों में भी मेरे हाईएस्ट थे, 80 में से 61 मार्क्स आए थे। बाकी सबके बहुत ही कम आए थे, ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स के अराउंड। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि टोपोलॉजी का उस टाइम एग्जाम बहुत गंदा आया था, और मैं मतलब जो क्वेश्चन जो थ्योरम्स उन्होंने प्रूव करने को बोली थी वो मैं ऑन द स्पॉट प्रूव कर पाई थी। ये चीजें मुझे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस देती थी कि ठीक है, मैं नया भी सोच सकती हूँ। क्योंकि अगर हम सिर्फ रटी हुई चीजें और सिर्फ एग्जाम में करके आते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप रिसर्च भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट जैसे जैसे क्वेश्चंस थोड़े बदल के या ट्विस्ट करके आते थे और मैं उनको सॉल्व कर पाती थी, तो उससे ही मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, मैं रिसर्च भी कर सकती हूँ आगे। इट इज जस्ट नॉट कि मैं सिर्फ टीचिंग ही कर सकती हूँ जो चीज पहले से ही बनी हुई है। तो ऐसा धीरे धीरे करके एमएससी में भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और फिर एमएससी फाइनल ईयर में आया लॉकडाउन, और वो हमारा लास्ट सेमेस्टर था, और जो 2 प्रोफेसर थे वो भी ऑलमोस्ट नॉट अवेलेबल थे। मतलब कि ऑनलाइन वो हमारे डाउट्स ले सकते थे, बट प्रॉपर टीचिंग का एकदम से उनको भी कैसे पता नहीं चला कि कैसे पढ़ाना चाहिए। तो वो हमारा लास्ट सेमेस्टर बिल्कुल ऐसा हुआ कि एकदम से सब चॉप ऑफ हो गया और सबको अपने आप ही डिसाइड करना था कि अब क्या करना है। एंड बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी वाइल टीचिंग, तो मैंने अपना एकदम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया बिना कुछ सोचे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि जैसे हम अपने एमएससी की क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर पढ़ाते थे बट डाउट्स क्लियर करते थे। देन आई स्टार्टेड टीचिंग वन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ माई एमएससी ऑन द यूट्यूब चैनल ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो हमने मतलब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट की धीरे धीरे, और वो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स ही देखते थे। मेरा उस टाइम पे सिर्फ यही मोटिव था कि ये होना चाहिए, मतलब जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो मेरा सब्जेक्ट भी अच्छा हो और उसके साथ साथ हमारी क्लास के स्टूडेंट्स का भी, मेरे जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनका भी अच्छा हो जाए सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और फिर क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाती थी तो मैंने कोचिंग सेंटर के अपने स्टूडेंट्स को भी यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब सब लोग लॉकडाउन में बहुत इंजॉय कर रहे थे, महाभारत और रामायण देख रहे थे, उस टाइम पे मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। और अगर आप यूट्यूब चैनल, आवर क्लासरूम इज माई यूट्यूब चैनल, अगर आप उस यूट्यूब चैनल की इनिशियल वीडियोस जाके देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो तो होता ही है कि जब आप शुरू में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको क्वालिटी का, एंगल का कुछ पता नहीं होता। तो उस टाइम पे वो क्वालिटी और एंगल तो बिल्कुल ही खराब है, बट पीछे से ऐसे आवाज आती हुई सुनाई देगी कि रामायण और महाभारत की, कि लोग ऐसे रामायण महाभारत देख रहे हैं, बट उस टाइम पे मैं पढ़ा रही थी अच्छे से। ओके, तो ये सब चला। बट उस टाइम पे जब, क्योंकि लॉकडाउन बहुत छोटा नहीं था, तो मैंने जैसे ही लॉकडाउन में एमएससी खत्म की, और लॉकडाउन के टाइम पे ही मेरा नेट और जेआरएफ भी गेट भी क्लियर हो गया था। तो उसके साथ साथ फिर मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था।
बट क्योंकि लॉकडाउन था और कोरोना था, उसकी वजह से हम प्रॉपर ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इन पर्सन जाके इंटरव्यूज नहीं दे पाते थे। बट क्योंकि मेरा नेट क्लियर हो गया था और हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स भी नहीं थे, तो हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने मेरे को ही ऐसे और भी जो मेरे फ्रेंड्स जिनका नेट क्लियर हुआ था, हमको अप्रोच किया कि आप स्टूडेंट्स को, अपने जो नेक्स्ट जूनियर्स हैं उनको आप पढ़ा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि दैट इज द एलिजिबिलिटी कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा सकते हो। तो फिर जैसे मेरी एमएससी खत्म हुई, उसके बाद मैंने एक सेमेस्टर तक नेक्स्ट हमारे जूनियर्स को हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एंड उसके साथ साथ मैं अपना पीएचडी का भी इंटरव्यूज के लिए तैयारी कर रही थी और इंटरव्यूज देती जा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बीएससी और एमएससी दोनों जींद से ही हुई है, और मुझे ऐसा, क्योंकि जींद में एक्चुअली अभी भी आई थिंक पीएचडी नहीं है सीआरएसी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरुक्षेत्र या एमडीयू में ही अप्लाई करूंगी। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ इन 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही अप्लाई किया था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू यूनिवर्सिटी। बट जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू दे के आई, और मेरा इंटरव्यू भी ओके जा रहा था, नॉट वेरी गुड, बट गया, और फिर क्योंकि रिजल्ट आया और उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुई। एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अब तक मैंने कोई फेलियर नहीं देखा था। उससे पहले मैं सब कुछ ऐसे क्लियर करती जा रही थी, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही कोरोना में मतलब लॉकडाउन हुआ, और उसके बाद से मैंने केयूके और एमडीयू में पीएचडी के लिए इंटरव्यू दिया और मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा टाइम बहुत वेस्ट जा रहा है, मतलब टाइम में कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड देन आई थॉट कि मेरा नेट और गेट क्लियर है, तो आई कैन अप्लाई फॉर आईआईटीज एंड एनआईटीज एज वेल। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म भरे, क्योंकि एक तो क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी, मेरे पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे थे, बट इतने पैसे थे कि मैं बहुत सारे फॉर्म भर सकती थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी जो भी वैकेंसीज निकलेंगी सारी भी एनआईटीज़ की और आईआईटीज़ की मैं से भरती जाऊंगी, और मैं उनका इंटरव्यू दे दे के प्रैक्टिस करूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं प्रैक्टिस करूंगी, उसके बाद वापस से जब केयूके और एमडीयू के फॉर्म निकलेंगे पीएचडी के लिए, तो मैं दोबारा से अप्लाई करूंगी और मेरे को वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर मेरा केयूके और एमडीयू में नहीं हो रहा है पीएचडी एडमिशन में, तो आईआईटीज और एनआईटीज में नहीं होगा। मेरे को सिर्फ ऐसा था कि मैं तैयारी करती रहूंगी, हर बार अच्छा इंटरव्यू देती जाऊंगी, ताकि दोबारा से फिर केयूके के फॉर्म निकले तो मैं उनको भर सकूं और उधर एडमिशन मिल सके। तो मेरा सिर्फ यही मेन मोटिव था। एंड द गुड थिंग वाज कि कोरोना के टाइम पे सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन हो रहे थे, तो आने जाने में भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी का इंटरव्यू देना होता इन पर्सन, तो ज़्यादा दिक्कत होती कि कोई मेरे साथ जाए मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और फिर हम वापस आए, तो हम 100 बार सोचते कि क्या ये इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है। क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ इंटरव्यूज प्रैक्टिस के लिए थे, ना कि एडमिशन के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन होंगे, तो मैं सब जगह अप्लाई कर देती हूँ, सिर्फ इंटरव्यूज पे फोकस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ताकि हर बार मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो मैंने उस हिसाब से अपना सारी आईआईटीज और एनआईटीज में उस टाइम पे जो फॉर्म निकल रहे थे मैं भरती गई। ओके, उसके बाद टाइम आता है जब मैंने आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म फिल किया। तो आईआईटी बॉम्बे के फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी ऐसा था कि आप 2-3 यूनिवर्सिटी का ही अप्लाई कर सकते हो एक ही फॉर्म के अंदर। तो मैंने सबसे पहले ऐसे मैथ्स डिपार्टमेंट फिल किया था, माई फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज मैथ्स डिपार्टमेंट, और सेकेंड डिपार्टमेंट मैंने IEOR, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये डिपार्टमेंट फिल किया था। एंड थर्ड वॉज नैनो साइंस, क्योंकि उसमें भी कुछ मैथ्स रिलेटेड काम होता है, बट मेरा मेन फोकस ओनली सिर्फ ऊपर वाले 2 डिपार्टमेंट पे था, मैथ्स डिपार्टमेंट में और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। और मेरा सेकंड डिपार्टमेंट में इसलिए फोकस था क्योंकि मैंने एमएससी के अपने लास्ट ईयर में ही उसी सब्जेक्ट को खुद से भी पढ़ा था और मेरे फ्रेंड्स को भी पढ़ाया था, तो उस सब्जेक्ट में भी मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था ऑपरेशन रिसर्च में, इसलिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया और रिजल्ट आया कि कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू रैंक,
तो पता चला कि मेरा मैथ्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और मेरा ऑपरेशन रिसर्च में सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैंने उसका ही ऑपरेशन रिसर्च के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी की और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। 2 राउंड, एक्चुअली पहले रिटन टेस्ट हुआ और फिर उसके बाद 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए थे। तो दोनों राउंड ऑफ इंटरव्यू काफी अच्छे गए, बल्कि 1-1 घंटे के इंटरव्यूज जाते थे। काफी मुश्किल तो होता ही है, और क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में उनको बोर्ड भी दिखता था तो ज्यादातर प्रोफेसर ऐसे ही कहते थे कि आप बोर्ड पे लिख के बताओ जो भी हम पूछ रहे हैं। बट ठीक है, जो भी था, बट मेरा इंटरव्यू काफी ऐसे लंबे 1-1 घंटे का इंटरव्यू गया जब मैंने IIT बॉम्बे के लिए ऑपरेशन रिसर्च के लिए इंटरव्यू दिया था। एंड देन पता चला 7 जून 2021 को कि मेरा IIT बॉम्बे में PhD में एडमिशन हो गया है ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च डिपार्टमेंट में। वी ऑल वर सो हैप्पी, और मम्मी पापा तो बहुत ही खुश थे। कुछ लोगों को लग रहा था कि इतनी दूर कैसे जाएंगे, क्योंकि हम जीन से कभी बाहर नहीं निकले थे, बट ठीक है, ओवरऑल सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद तो अभी, क्योंकि अभी 2025 है और अभी मेरे को 4 साल हो गए हैं PhD करते हुए, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आया है और काफी अच्छा भी काम चल रहा है। बट उसके साथ साथ में अभी रिसेंटली मैं लास्ट ईयर फ्रांस जाने का भी मुझे मौका मिला। एक्चुअली मेरे सुपरवाइजर और मेरे मतलब सुपरवाइजर एक इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू मैं फ्रांस जाके आई फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में फ्रांस में जाके आई, और ये एक्चुअली एक सपने की तरह दिखता है कि कैसे एक छोटे से शहर की लड़की जीन फ्रांस तक पहुंच गई। क्योंकि मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार एक कंबल लिया था। आई वॉज इन आई थिंक 11th और 12th क्लास, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट काफी टाइम पहले उन्होंने एक कंबल लिया था और उस कंबल के अंदर आईफिल टावर छपा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वो आईफिल टावर, मतलब वो कंबल लेके घर आए और वो बोले कि देखो इस पे आईफिल टावर छपा हुआ है, तो जब तुम वहां पे जाओगे ना पेरिस में, तो ये कंबल लेके जाना। एंड हम लोग ऐसे हंस दिए कि ये तो मतलब क्या ही मजाक चल रहा है, तो क्यों ही ऐसे, मतलब आईफिल टावर तो कहाँ ही देखेंगे हम। लेकिन जब मैं सच में ऐसे पेरिस फ्रांस में गई और जब मैं पेरिस में ऐसे आईफिल टावर के ऐसे नीचे खड़ी थी, तब मेरी आंखें भर आई कि देखो जो उस टाइम पे मम्मी ने बोला था कि आज वो सच हो गया कि मैं ऐसे आईफिल टावर के सामने खड़ी हूँ सच में। तो ये सब एक सपने की तरह दिखता है, बट सच में आई फील कि अगर मेरे जैसी नॉर्मल स्टूडेंट ये सब कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। जो हम लोग ये सोचते हैं कि, जैसे मैंने उस टाइम पे भी सोचा था कि मेरा IITs में एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रैक्टिस। तो मैं सिर्फ KU और MDU के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन फिर भी मेरा IIT बॉम्बे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और बहुत अच्छा कोर्स भी चल रहा है। तो अगर मतलब हम लोग कभी कभी ना सोचते ही नहीं है कि हम कितना दूर तक जा सकते हैं, इवन हम लोग ट्राई भी नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही फॉर्म भरा। अगर मैं सच में सोचती कि मेरा IIT बॉम्बे में एडमिशन हो जाए तो उस टाइम पे पता नहीं मेरा कैसा नेचर होता, क्योंकि जब मैं इंटरव्यूज देती थी तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तो इधर एडमिशन होने ही नहीं वाला है। तो जब आपको किसी चीज का डर ही नहीं होता है तो वहां पे आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हो। यही हुआ मेरे साथ भी, जब भी मैं इंटरव्यूज देती थी हर बार ऐसे इम्प्रूवमेंट होता था। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। आप ये मत सोचो कि बहुत ही इतना ही मेरा लिमिटेड एरिया है, जैसे कि मैं सोचती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हरियाणा से बाहर तो क्यों नहीं जाऊं, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मुझे रोक रहा था, बट पता नहीं कंडीशनिंग ही ऐसी थी कि हम सोचते थे कि बस इतना ही इधर इधर ही रहो। लेकिन जैसे अभी मैं IIT बॉम्बे से PhD कर रही हूँ और अभी रिसेंटली फ्रांस होके आई, तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं, कोई सी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं।
तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मतलब काफ़ी ओपन माइंडेड होना चाहिए, और कोई भी सपने छोटे नहीं होते, और बड़े मतलब हमेशा बड़े सपने ही देखो। एंड द गुड थिंग इज अभी रिसेंटली एक अपनी हरियाणा से रोहतक की एक लड़की ने हमारे डिपार्टमेंट में एक्चुअली एडमिशन लिया। एंड जैसे ही उनका हमारे डिपार्टमेंट में वो आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी मैं आपका यूट्यूब चैनल देख देख के एमएससी से मैंने पढ़ाई की है और मैं अभी इस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ। तो आई वॉज सो हैप्पी कि हरियाणा के लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए हैं और सोच रहे हैं आईआईटीज एनआईटीज के लिए आने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अपना हरियाणा काफ़ी अच्छा है बाकी काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि स्पोर्ट्स में काफ़ी सही है, और भी काफ़ी, जैसे हम लोग हमारे लड़के फौज में भी बहुत जाते हैं, बट हायर एजुकेशन में पता नहीं क्यों इतना अच्छे कॉलेजेस में ज़्यादा लोग नहीं देखने को मिलते। तो मुझे बस ऐसा है कि अगर मैं जा सकती हूँ, जैसे वो अभी एक लड़की आई है हमारे डिपार्टमेंट में, तो ऐसे ही हमारे हरियाणा के और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां आ सकते हैं हायर एजुकेशन में भी, जिससे कि हमारे हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का भी नाम रोशन हो। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहती हूँ कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तो हिम्मत ना हार, मंजिल के मुसाफिर, मेहनत कर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। तो आप सबको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।